न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फोन पे को अंतरिम निषेधाज्ञा इंटरिम इंजेक्शन देने से इनकार किया। दरअसल फोन पे ने अपने आवेदन में भारत पे द्वारा सामान्य प्रत्यय पे का उपयोग करने के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने उक्त अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया फोन पे प्रत्यय पे पर विशिष्ट का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क के किसी एक भाग के आधार पर किसी भी उल्लंघन का दावा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट का ये अवलोकन तब आया है जब फोन पे ने अपनी याचिका में भारत पे द्वारा समान प्रत्यय पे का उपयोग करने के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी। फोन पे ने आरोप लगाया कि भारत पे उसके पे का उपयोग करके पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन कर रहा है और इसी के आधार पर सेवाएं दे रहा है। ये भी आरोप लगाया कि पे या फोन पे के अपने ट्रेडमार्क के समान किसी अन्य भ्रामक संस्करण का उपयोग करना ऑनलाइन भुगतान सेवाओं की राशि के संबंध में ट्रेडमार्क का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता और मीनाक्षी अरोड़ा को कोविड-19 संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए इसके द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने इस आदेश को इन महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का वितरण मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया। 23 अप्रैल को सुनवाई के दौरान मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने खुद को अलग कर लिया था। साल्वे ने 23 अप्रैल को पीठ से अनुरोध किया था कि उन्हें मामले से मुक्त किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस मामले को इस छाया के तहत सुना जाए कि उन्हें तत्कालीन सीजेआई ऐसे बोबड़े के साथ बचपन की दोस्ती के आधार पर एमिकस बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर उठाए गए स्वतः संज्ञान मामले में केंद्र सरकार से कहा कि वो कोविड-19 टीकों के लिए मूल्य निर्धारण नीति के पीछे तर्क को स्पष्ट करे। न्यायालय ने केंद्र को एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है, जिसमें टीकों के मूल्य निर्धारण के इस संबंध में अपनाए गए आधार और औचित्य समझाने के लिए कहा गया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की खंडपीठ ने कहा कि वैक्सीन के मूल्य निर्धारण के संबंध में अपनाए गए आधार और औचित्य को भारत सरकार अपने हलफनामे में स्पष्ट करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं और ठीक से मास्क नहीं पहनने वाले लोगों की आलोचना करते हुए महाराष्ट्र के 11 मराठवाड़ा जिलों में पुलिस से ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस बीयू देवदवार की एक खंडपीठ ने कहा कि ऐसे लोग जो ठोड़ी के नीचे मास्क पहनते हैं या अपनी नाक को मास्क से बाहर रखते हैं, उन्हें प्रासंगिक अपराधों के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग कोरोना वायरस के सुपर स्प्रेडर हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि एक निजी व्यक्ति ने कैसे निर्माता से सीधे एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की खरीद कर इसे वितरित किया, जबकि कंपनी से सीधे केंद्र को स्टॉक प्रदान करने की उम्मीद की जाती है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की डिवीजन बेंच औरंगाबाद बेंच के समक्ष 4 किसानों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की कथित अनधिकृत खरीद और वितरण के लिए अहमदनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सांसद डॉक्टर सुजय विखे पाटिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग कर रहे थे। पीठ महामारी के मामले में आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के पुनः वितरण में महामारी के मामले में विचार कर रही है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कोविड-19 वैक्सीन की अलग अलग कीमतों के बारे में चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता से पूछा, विभिन्न निर्माता अलग अलग कीमतों के साथ आ रहे हैं, केंद्रीय सरकार इसके बारे में क्या कर रही है? मूल्य नियंत्रण से संबंधित औषधि नियंत्रण अधिनियम और अनिवार्य लाइसेंस से संबंधित पेटेंट अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि महामारी शायद ऐसी शक्तियों को आह्वान करने का सही समय है।
कोर्ट ने पिछले सप्ताह केंद्र सरकार को 31 जुलाई तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सभी रिक्त पदों पर सदस्यों को नामित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी की, ये सुनिश्चित करेगा कि आयोग कुशलता से कार्य करता है और अधिनियम के तहत परिकल्पित आयोग का उद्देश्य भी पूरी तरह से प्रभावी है। न्यायालय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में बौद्ध, ईसाई, पारसी, सिख और जैन समुदायों से अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की थी। केरल हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष से विवाह के बाद 22 वर्षीय आरोपी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज कर दिया। जस्टिस के हरिपाल की खंडपीठ ने फरवरी 2019 में दायर एक आरोप पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी पर भारतीय दंड संहिता के तहत यौन उत्पीड़न और अन्य आरोपों के साथ साथ पोक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था। जब प्राथमिकी दर्ज की गई थी तब अभियोजन पक्ष की उम्र 17 वर्ष थी। मामला तब सामने आया जब उसके पिता ने पुलिस से ये कहते हुए संपर्क किया कि उसकी बेटी गायब है। उसके पिता मामले में शिकायत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि कोविड मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही का उद्देश्य उच्च न्यायालय को हटाना या उच्च न्यायालयों से सुनवाई को अपने पास लेना नहीं है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने स्पष्ट किया, इस कार्यवाही का उद्देश्य उच्च न्यायालय को हटाना या उच्च न्यायालयों से उन मामलों को लेना नहीं है जो वो कर रहे हैं। उच्च न्यायालय एक बेहतर स्थिति में है कि वो ये देख सके कि उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर क्या चल रहा है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।